हर युग में युद्ध निश्चितता के साथ शुरू होता है और प्रश्नों के साथ समाप्त होता है। नेता सुरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता, न्याय, अस्तित्व, प्रतिष्ठा या शक्ति के माध्यम से शांति का वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही पहला प्रहार होता है, घटनाएं भाषणों का पालन करना बंद कर देती हैं। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े इस टकराव में दुनिया केवल मिसाइलों, कूटनीति और तेल मार्गों को नहीं देख रही है। वो महत्वाकांक्षा, भय, अहंकार और गलत आकलन को भी देख रही है। कल्पना कीजिए, यदि प्राचीन रणनीतिकार सुन त्सु आधुनिक नेताओं के साथ खड़े होकर एक सरल प्रश्न पूछते, कौन अधिक जोर से प्रहार कर सकता है, ये नहीं, बल्कि कौन वास्तव में कीमत, समय, मनोविज्ञान और अंतिम परिणाम को समझता है। इस वीडियो में सुन त्सु इस संघर्ष, इससे जुड़ी प्रमुख हस्तियों, इसके छिपे हुए तर्क और आगे मौजूद खतरनाक रास्तों को समझाते हुए हमारे साथ चलते हैं। मध्य पूर्व का एक फीका मानचित्र शांत आकाश के नीचे उभरता है। सुन तजु दृश्य में प्रवेश करते हैं, शांत, संयत और गहराई से निरीक्षण करते हुए। आधुनिक नेता एक दूसरे से काफी दूर खड़े हैं और हर एक अलग दिशा में देख रहा है। एक के व्यक्तित्व में अमरीकी शक्ति की झलक है, एक में इजरायली सुरक्षा की तात्कालिकता है और एक में ईरान का अडिग प्रतिरोध दिखाई देता है। उनके चारों ओर जहाजों, रॉकेटों, शहरों और वार्ताओं की परछाइयां तैर रही हैं। सुन तजु सबसे पहले हथियारों को नहीं, बल्कि संतुलन और सामरिक स्थिति को देखते हैं। वे कहते कि युद्ध केवल बल का प्रश्न नहीं होता, ये स्थिति, मनोबल, आपूर्ति, वैधता, धैर्य और उस संकल्प का विषय भी है जो तब भी बना रहे जब विजय वादों की तुलना में अधिक धीमी साबित हो। ये संघर्ष अब केवल धमकियों के साधारण आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहा। ये प्रतिरोधक क्षमता, क्षेत्रीय प्रभुत्व, राजनीतिक अस्तित्व और रणनीतिक धैर्य की प्रतिस्पर्धा बन चुका है। युद्ध भूमि अब केवल जमीन और आकाश तक सीमित नहीं है। इसमें कूटनीति, व्यापारिक मार्ग, घरेलू राजनीति, गठबंधनों का अनुशासन और जनधारणा भी शामिल है। सुन तजु 5 प्रमुख व्यक्तियों के पास से होकर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दबाव, अनिश्चितता और बल के माध्यम से सौदेबाजी की छवि प्रस्तुत करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सैन्य शक्ति के माध्यम से रणनीतिक बढ़त और राजनीतिक अर्थ खोजते हैं। मसूद पेजेश्कियन ईरान की राज्य स्थिति और राष्ट्रीय अधिकारों की आवाज बनकर सामने आते हैं। मुज्तबा खामेनेई एक हिंसक नेतृत्व परिवर्तन के बाद कठोर निरंतरता का प्रतीक हैं। जेडी वैंस वॉशिंगटन की वार्तात्मक और राजनीतिक मुद्रा का हिस्सा दिखाई देते हैं, भले ही वार्ताकारों का समूह समय के साथ बदल गया हो। सुन तजु एक ऐसी बात पर ध्यान देते जिसे आधुनिक दर्शक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। युद्ध केवल राष्ट्रों से नहीं, बल्कि नेताओं की निजी गणनाओं से भी आकार लेते हैं। इन सभी व्यक्तियों को बाहर के शत्रुओं से भी बात करनी होती है और अपने देश के लोगों को भी संदेश देना होता है। हर एक को दृढ़ दिखना पड़ता है, तब भी जब भीतर ही भीतर वो जोखिम का आकलन कर रहा हो। यही वो कारण है कि युद्ध अक्सर योजना से अधिक लंबी खिंच जाते हैं। सुन तूजू अपना हाथ खाली आकाश की ओर उठाते हैं, मानो वे वहां अदृश्य रेखाएं खींच रहे हों। वे हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक युद्ध सेनाओं के चलने से पहले ही शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत इरादों, प्रतिरोधक क्षमता, छल, गठबंधनों के संकेतों, प्रतिबंधों, सैन्य तैयारी और भय से होती है। यदि कोई नेता स्पष्ट राजनीतिक परिणाम के बिना युद्ध में प्रवेश करता है, तो युद्ध भूमि पर मिली सफलता भी रणनीतिक भ्रम में बदल सकती है। ये चेतावनी यहां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्टें संकेत देती हैं कि कठोर सैन्य कार्रवाई के बावजूद ये संघर्ष अब तक कोई स्थिर राजनीतिक परिणाम नहीं दे पाया है। युद्ध विराम अब भी नाजुक बने हुए हैं। वार्ताएं शुरू होती हैं और फिर रुक जाती हैं। दबाव वास्तविक है, लेकिन समाधान अब भी अनिश्चित है। सुन तूजू कहती कि यही आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। इतना बल कि प्रतिबद्धता और गहरी हो जाए, लेकिन इतनी स्पष्टता नहीं कि युद्ध समाप्त हो सके। सुन तजु इजरायली पक्ष की ओर मुड़ते हैं। इजरायल की रणनीतिक सोच खतरे को कम करने, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और इस विश्वास पर आधारित है कि यदि शत्रुतापूर्ण सैन्य शक्ति को बढ़ने दिया जाए तो भविष्य और अधिक घातक हो सकता है।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी-कभी प्रतीक्षा करना कार्रवाई करने से भी अधिक खतरनाक माना जाता है। नेतन्याहू की राजनीतिक छवि लंबे समय से शक्ति, दृढ़ संकल्प और इस वादे पर टिकी रही है कि शत्रुओं को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वे अनियंत्रित खतरा न बन सकें। लेकिन सुन त्सू यहाँ एक कठिन प्रश्न उठाते। क्या बार बार की सामरिक सफलता अंततः रणनीतिक अतिविस्तार में बदल सकती है? रॉयटर्स की रिपोर्टिंग ये संकेत देती है कि इजराइल की सैन्य शक्ति ने अपने दुश्मनों को कमजोर तो किया है, लेकिन उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाई और राजनीतिक उपलब्धियां सैन्य प्रयासों की तुलना में पीछे रह गई हैं। सुन त्सू की दृष्टि में ये एक चेतावनी है कि स्थायी समाधान की बिना प्रयोग किया गया बल ऐसी युद्ध भूमि पैदा कर सकता है जो बार बार लौटकर सामने आती रहे। अब सुन तुजू ईरानी पक्ष की ओर मुख करते हैं। ईरान की मुद्रा अस्तित्व, संप्रभुता, प्रतिरोधक क्षमता और दबाव के सामने झुकने से इनकार पर आधारित है। जब कोई राष्ट्र घायल भी हो, तब भी वो लड़ाई जारी रख सकता है, क्योंकि हमले के दबाव में पीछे हटना अक्सर और अधिक हमलों को निमंत्रण देने जैसा माना जाता है। ईरान के परमाणु अधिकारों पर पेजेश्कियन के बयान इसी सोच के अनुरूप दिखाई देते हैं, जबकि मुश्तबा खामेनेई का उभार ये संकेत देता है कि युद्ध के दबाव में व्यवस्था बिखरी नहीं बल्कि और अधिक कठोर हो गई है। सुन त्सू क्षति को पराजय के समान नहीं मानते। कोई घायल शक्ति तब भी अपना प्रभाव बनाए रख सकती है यदि उसके पास नेतृत्व, प्रतीकात्मक शक्ति, भौगोलिक स्थिति और दूसरे पक्ष पर कीमत थोपने की क्षमता बनी रहे। यही कारण है कि धैर्य और टिके रहने की क्षमता स्वयं एक हथियार बन जाती है। अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधि आगे बढ़ता है। उसके पीछे जहाज हैं और छाया में राजनयिक खड़े दिखाई देते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप का दृष्टिकोण धमकी, नाकाबंदी के दबाव और बातचीत, इन तीनों का मिश्रण रहा है। ये संयोजन एक पारंपरिक दबाव आधारित रणनीति से मेल खाता है। पहले कीमत बढ़ाओ, फिर समझौते की पेशकश करो। लेकिन इस प्रकार का दबाव जोखिम भरा होता है। यदि दबाव दूसरे पक्ष को विवश करने से अधिक उसका अपमान करता है, तो उसका प्रतिरोध और कठोर हो सकता है। सुन त्सू कहते कि सबसे अच्छी रणनीति वो होती है जो विरोधी को लड़ाई रोकने का एक तर्कसंगत रास्ता छोड़ती है। यदि वो रास्ता गायब हो जाए तो संघर्ष फैलने लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभाव और बढ़त चाहता है। ईरान गरिमा और सुरक्षा चाहता है। इजराइल खतरे की स्थायी कमजोरी चाहता है। लेकिन ये उद्देश्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही कारण है कि टकराव बढ़ने के बाद भी कूटनीति बार बार लौटकर सामने आती है। सुन त्सू पानी की एक संकरी पट्टी की ओर संकेत करते हैं। यहां भौगोलिक स्थिति स्वयं एक हथियार बन जाती है। होर्मुज जलडमरू मध्य केवल एक समुद्री व्यापार मार्ग नहीं है, ये ऊर्जा, बाजारों और वैश्विक चिंता का एक संवेदनशील दबाव बिंदु है। हाल की रिपोर्टिंग नवीनतम तनाव वृद्धि को सीधे होर्मुज, नाकाबंदी, समुद्री आवागमन पर प्रतिबंधों और ईरानी ध्वज वाले एक जहाज की जब्ती से जोड़ती है। सुन त्सू ऐसे संकरे मार्गों की शक्ति को सराहते भी और उनसे सावधान भी करते। एक संकीर्ण रास्ता शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। यह अपेक्षाकृत कमजोर पक्ष को भी एक बड़े तंत्र को धमकाने की क्षमता देता है। साथ ही ये शक्तिशाली देशों को भी संघर्ष में और गहराई तक उतरने के लिए उकसा सकता है, क्योंकि पीछे हटना उन्हें महंगा दिखाई देता है। जब व्यापार की धमनियां युद्ध की रेखाएं बन जाती हैं, तब पूरा विश्व अनचाही ही उस युद्ध का मौन दर्शक बन जाता है। विरोधी शिविरों के बीच एक फीकी रेखा उभरती है, धागे जितनी नाजुक। सुन त्सू उसे बिना मुस्कुराए ध्यान से देखते हैं। युद्ध विराम शांति नहीं होता, वो केवल दिखाई देने वाली हिंसा में एक अस्थायी विराम होता है। यदि मूल प्रश्न अब भी अनसुलझे रहें, तो युद्ध विराम किसी अंत की बजाय केवल एक अंतराल बन जाता है। और यही इस समय सबसे बड़ा खतरा दिखाई देता है। परमाणु मांगों, लेबनान, समुद्री दबाव और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़े अनसुलझे विवादों ने इस युद्ध विराम को कमजोर बना दिया है। सुन त्सू कहते कि यदि युद्ध के कारण अब भी जीवित हैं, तो लड़ाइयों के बीच की खामोशी सबसे भ्रामक क्षण साबित हो सकती है। आम लोग उसे शांति कहते हैं, लेकिन रणनीतिकार उसे तैयारी कहते हैं। अब सुन त्सू मुख्य युद्ध भूमि से नजर हटाकर बाहरी घेरे की ओर देखते हैं। वे जानते हैं कि युद्ध अक्सर सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और द्वितीयक मोर्चों के माध्यम से फैलते जाते हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि लेबनान अब भी इस संकट से जुड़ा हुआ है और वहां इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रही है, जबकि कूटनीतिक प्रयास भी साथ साथ चलते रहे हैं। सुन त्सू इसे अनिश्चितता को कई गुना बढ़ाने वाला तत्व कहते।
हर नया मोर्चा कमान को और जटिल बना देता है, गलत आकलन की जोखिम को बढ़ाता है और शांति को और कठिन बना देता है, क्योंकि अधिक पक्षों को तनाव कम करने की प्रक्रिया पर प्रभाव या रोक लगाने की शक्ति मिल जाती है। कोई नेता युद्ध में एक ही समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे जल्द ही आपस में जुड़े संघर्षों का जाल दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि क्षेत्रीय युद्ध अक्सर सरल और साफ अंत को स्वीकार नहीं करते। सुन तजू भीड़, कैमरों और संसदों की परछाइयों के बीच खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि नेता युद्ध निजी तौर पर नहीं लड़ते, वे उसका प्रदर्शन भी करते हैं। ट्रंप को मजबूत, नियंत्रण में और सौदे पूरे करने में सक्षम दिखाई देना होता है। नेतन्याहू को युद्ध की कीमत को सही ठहराना होता है और रणनीतिक आवश्यकता का दावा करना होता है। ईरान के नेताओं को भारी नुकसान के बावजूद धैर्य, सहन शक्ति और चुनौतीपूर्ण रवैया दिखाना पड़ता है। ये मनोवैज्ञानिक मंचन बहुत मायने रखता है। जो नेता कमजोर दिखने से डरता है, वो एक स्वीकार्य समझौते को भी ठुकरा सकता है। जिसने विजय का वादा किया हो, वो युद्ध के बीच में ही विजय की परिभाषा बदल सकता है। जो नेता खुद को घिरा हुआ महसूस करता है, वो केवल अपनी विश्वसनीयता वापस पाने के लिए तनाव को और बढ़ा सकता है। सुन तजू कहते कि युद्ध में रणनीति के रूप में छिपी हुई भावनाएं सबसे महंगी गलतियों में से एक होती हैं। सुन तजू भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे इस संघर्ष में काम कर रही कई रणनीतिक सच्चाइयों को पहचान लेते। इजराइल ये समझता है कि खतरे के पूरी तरह परिपक्व होने से पहले कार्रवाई करने का क्या महत्व है। ईरान धैर्य, भौगोलिक स्थिति और दूसरे पक्ष पर कीमत थोपने की शक्ति को समझता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये जानता है कि आर्थिक और सैन्य प्रभाव कूटनीति को किस प्रकार आकार दे सकते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका ये दिखाती है कि कठिन संघर्ष के बीच भी संवाद के रास्ते आवश्यक बने रहते हैं। वे कहते कि रणनीति नैतिक स्वीकृति नहीं होती, ये इस बात की स्पष्ट और निष्पक्ष पहचान होती है कि हर पक्ष अपने हिसाब से क्या करने की कोशिश कर रहा है। समस्या यह है कि ये तीनों प्रमुख पक्ष अपनी अपनी दृष्टिकोण के भीतर तर्कसंगत ढंग से काम कर सकते हैं, फिर भी पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं। यही रणनीतिक तर्क की वो त्रासदी है, जहां रणनीतिक सोच तो है, लेकिन रणनीतिक समन्वय नहीं है। अब सुन तजू के चेहरे पर कठोरता आ जाती है। वे किसी भी ऐसी रणनीति की आलोचना करते जो दंड को ही समाधान समझ बैठती है। वे किसी भी ऐसे अभियान की आलोचना करते जो अंत में एक विश्वसनीय राजनीतिक समझौते के बिना शुरू किया गया हो। वे ऐसी भाषा और बयानबाजी की भी आलोचना करते जो विरोधी को बिना अपमानित हुए तनाव कम करने की कोई गुंजाइश ही ना दे। और वे इस भ्रम की भी आलोचना करते कि केवल नग्न बल प्रयोग से गहराई से जमी हुई प्रतिद्वंद्विताओं को मिटाया जा सकता है। अब रिपोर्टें ये संकेत देती हैं कि सैन्य कार्रवाइयां अभी तक कोई स्पष्ट और संगठित अंतिम परिणाम नहीं दे पाई हैं। ईरान अब भी अडिग है, समुद्री मार्ग अब भी असुरक्षित बने हुए हैं। वार्ताएं जारी हैं क्योंकि केवल युद्ध भूमि के परिणाम इस संघर्ष को सुलझाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। सुन तजू कहते कि जब युद्ध किसी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य की सेवा करना बंद कर देता है, तब वो केवल अपने ही वेग की सेवा करने लगता है, और वेग कभी अच्छा रणनीतिकार नहीं होता। अब सुन तजू घुटनों के बल बैठते हैं और जमीन पर 4 छोटे पत्थर रखते हैं। पहला पत्थर है सशस्त्र गतिरोध, जहां कोई पक्ष साफ जीत हासिल नहीं करता, हिंसा चक्रों में जारी रहती है और कूटनीति केवल अस्थायी विराम दिला पाती है। दूसरा है दबाव में हुआ समझौता, जहां दबाव और थकान मिलकर समुद्री आवागमन, हमलों और परमाणु सीमाओं पर एक कुरूप लेकिन कामचलाऊ व्यवस्था पैदा करते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय विस्तार, जहां युद्ध प्रोक्सी समूहों, समुद्री हमलों या सीधे प्रतिशोध के माध्यम से और अधिक फैल जाता है। चौथा है घोषित विजय लेकिन अनसुलझा संघर्ष, जहां नेता घरेलू कारणों से सफलता का दावा करते हैं जबकि मूल संघर्ष भीतर ही भीतर जारी रहता है। वर्तमान रिपोर्टिंग के आधार पर पहले 2 विकल्प ईरान की पूर्ण रणनीतिक पराजय या किसी गठबंधन की साफ और निर्णायक जीत की तुलना में अधिक संभावित दिखाई देते हैं। युद्ध भूमि अत्यंत तीव्र रही है, लेकिन राजनीतिक परिणाम अब भी अनिश्चित और अनसुलझा बना हुआ है। यदि सुनतजू को सबसे संभावित अंतिम परिणाम का आकलन करने के लिए मजबूर किया जाता, तो वे शायद पूर्ण विजय की कल्पनाओं को अस्वीकार कर देते। सबसे अधिक संभावित परिणाम एक उलझा हुआ, बातचीत के माध्यम से नियंत्रित किया गया संतुलन है। न पूरा विश्वास, न मेल मिलाप, बल्कि थकान, प्रतिरोधक दबाव और व्यापक आर्थिक तथा क्षेत्रीय पतन के भय से बना एक अनिच्छुक समझौता। अमेरिका ये दिखाना चाहेगा कि उसने अपनी शर्तें मनवाई,
इजराइल ये दावा करना चाहेगा कि उसने खतरों को कमजोर किया। ईरान ये साबित करना चाहेगा कि उसने अपने मूल स्वाभिमान को छोड़े बिना दबाव का सामना किया और जीवित रहा। इस तरह का अंत वर्तमान रिपोर्टों में दिखाई देने वाले पैटर्न से मेल खाता है। लगातार सौदेबाजी, अस्थिर युद्ध विराम की स्थिति, समुद्री दबाव का अनसुलझा रहना, और ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं कि केवल बल प्रयोग ने अंतिम राजनीतिक समाधान दे दिया हो। सुन त्जू इसे ऐसी अपूर्ण शांति कहते जो मित्रता पर नहीं बल्कि कीमत की पारस्परिक समझ पर आधारित हो। युद्ध भूमि धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। बाकी सब लोग केवल परछाइयों में बदल जाते हैं और सुन त्सू अकेले खड़े रह जाते हैं। वे हमें अपनी एक अंतिम शिक्षा देकर जाते हैं। रणनीति का सर्वोच्च रूप अंतहीन तनाव वृद्धि नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना है जिसमें युद्ध आगे लाभकारी प्रतीत ही ना हो। शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दबाव महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी उतना ही आवश्यक है। विजय महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि लड़ाई शुरू होने से पहले विजय का वास्तविक अर्थ क्या है। आधुनिक युद्ध में विनाश तुरंत हो सकता है, लेकिन स्पष्टता बहुत दुर्लभ होती है। इस टकराव में शामिल नेता अभी भी ये मान सकते हैं कि वे घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। सुन त्सू उन्हें शांत स्वर में चेतावनी देते कि इतिहास ऐसे शासकों से भरा पड़ा है जिन्हें बहुत देर से ये पता चला कि वे तूफान का मार्ग तय नहीं कर रहे थे, वे स्वयं उस तूफान का हिस्सा बन चुके थे। सुन त्सू ने कभी भी संघर्ष रहित दुनिया का वादा नहीं किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि स्पष्टता के बिना संघर्ष अंततः विनाश में बदल जाता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को शामिल करने वाला ये जारी संघर्ष दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों और सेनाओं से नहीं लड़ा जाता, बल्कि भय, प्रतिष्ठा, आर्थिक दबाव, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक अस्तित्व से भी संचालित होता है। असली परीक्षा ये नहीं है कि अगला प्रहार कौन करेगा। असली परीक्षा ये है कि घटनाएं इरादों से आगे निकल जाएं, उससे पहले कोई यथार्थवादी अंत कौन परिभाषित कर सकता है। यदि ये संकट एक असहज समझौते पर समाप्त होता है, तो वो इसलिए नहीं होगा कि अचानक विश्वास पैदा हो गया। वो इसलिए होगा कि सभी पक्ष अंततः आगे बढ़ते जाने की कीमत को समझ गए। और शायद यही सुन त्सू की सबसे गहरी शिक्षा है। सबसे बुद्धिमान विजय वही है जो अंतहीन युद्ध को एकमात्र योजना बनने से रोक दे।